संसद में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आखिरी में बोलने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों होते हैं। फायदा ये होता है कि जो जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो कही जा चुकी होती हैं, और नुकसान ये होता है कि फिर आप क्या नया बोलेंगे और पुनरावृत्ति करने का कोई बहुत अर्थ नहीं है। मगर मुझे लगता है कि जिस दौर में लोकतांत्रिक ढांचे के लिहाज से भारतीय गणतंत्र की संसद जनता से दूर हो जाए, जनता के मुद्दों पर बात न करे, उस संसद के गलियारों में बैठकर जनता के खिलाफ अगर नीतियां बनने लगे, तो एक मुल्क की जिंदा जनता की जिम्मेदारी यह है कि वो समानांतर रूप से अपनी संसद लगाए और वहां अपने एजेंडे पर बात करे और उसे देश के लोगों को बताए। और इसलिए मैं इस संसद के आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं कि आपने हमें भी वो मौका दिया है कि हम अपने नागरिक होने के, जागरूक और जिंदा नागरिक होने के फर्ज को निभा सकें। हमारे यहां हिंदी के कवि की एक कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं जानना चाहता हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है। मेरे देश की संसद मौन है, और इसलिए उस मौन के खिलाफ एक इंकलाब का बिगुल है ये कार्यक्रम जो बहुजन संसद के नाम से आयोजित किया गया है। वो जानना चाहता है कि इस मुल्क के लोगों के, बहुसंख्यक आवाम के बुनियादी सराकारों से जो खेल रहा है वो कौन है। संसद भले मौन हो, हम और आप इस संसद में खड़े होकर खुलेआम ये बात कबूल करेंगे कि वो ऐसा है जो लोगों को चंदा देकर के प्रधानमंत्री बनवाता है, यह वादा कराते हुए कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और जब वो प्रधानमंत्री बन जाए तो उसी तीसरे आदमी को पूरा देश बेच देता है। और इसलिए हम यहां से उसे चिन्हित कर रहे हैं। और वो देश बेचते बेचते केवल संसाधन और पैसा रुपया नहीं बेच रहे, वो आने वाली पीढ़ियों का मुकद्दर भी बेच रहे हैं। मैं बिहार जब भी आता हूं तो मुझे लगता है कि एक ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा, मुझे बहुत खुशी हुई कि त्रिवेणी संघ के संस्थापक सदस्यों के परिवार से भी प्रवीण जी हमारे बीच में आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तब मुझे वो पूरा दौर याद आया त्रिवेणी संघ का, और उसके बाद अर्जक संघ और जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा की एक जोड़ी, शोषित समाज दल, जिसने एक सांस्कृतिक विमर्श की वो धारा जो हजारों साल से चली आ रही थी, उसको सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दावेदारी के तहत उस मुकाम पे पहुंचाया कि यहां कर्पूरी ठाकुर जैसे एक मुख्यमंत्री बनते हैं जिन्होंने इस बिहार की राजनीति को बहुत हद तक बदल कर रख दिया। इसलिए मैं बिहार के एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन की जमीन के रूप में ऊर्जान्वित महसूस करता हूं, और इसलिए उस इतिहास को भी बार बार पढ़ता हूं। हम लोग तो बहुत उस इतिहास को भूल जाते हैं, और नई पीढ़ी के लोगों को बताना होगा कि डोला प्रथा भी यहीं चलती थी।
और बिना लैंगिक न्याय के सामाजिक न्याय की बात करना उथली बात होगी। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। सामंतवाद का गढ़, जातिवाद का गढ़, और वहां एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन त्रिवेणी संघ जगदेव बाबू से होते हुए कर्पूरी ठाकुर तक। पिछले दिनों मैंने दिल्ली में एक बात कही जो लोगों ने बड़ा सुना, और वहीं से मैं अपनी बात का सबसे पहला बिंदु कहना चाह रहा हूं कि लड़ाई असल में वैचारिक और सांस्कृतिक लड़ाई क्यों है। हमें नई पीढ़ी के लोगों को बताना होगा, जिन्हें कुछ लोग नीचे से आकर कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। गर्व से कहो तुम हिंदू हो, तुम्हारी आबादी 85%, 80% है, लेकिन तुम खतरे में हो। और आपके नीचे से वो आपकी अगली पीढ़ी को उठाकर ले जा रहे हैं, किसी लिंचिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर नहीं दंगा कराने का माहौल बना तो किसी किस्मत बताने वाले बाबा के सामने बैठाकर अंधविश्वास फैलवा रहे हैं और कथा भागवत करवा रहे हैं। उसमें कौन लोग जा रहे हैं भाई? इसलिए पहली मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी और नई पीढ़ी को गांव गांव जाकर यह बताना होगा कि यह लड़ाई एक सांस्कृतिक लड़ाई है। और उसमें हम यह सवाल पूछेंगे, किसने नारा दिया था कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ कि कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। उत्तर प्रदेश कोई बहुत अलग नहीं है। उत्तर प्रदेश भी बस ऐसा ही है, आजकल अलग हो गया है क्योंकि वहां बुलडोजर वाला राम राज्य आ गया है। आपके यहां तो फिर भी बच गया बिहार, जितना बचा है उतना, वरना अली अनवर साहब ने जिन 2 घटनाओं का जिक्र किया, ये घटनाएं ये संकेत है कि कितने दिन आप बचा पाएंगे। और अगर इन चीजों से नहीं आप रोक पाएंगे तो कैसे फिर आप अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे। मैंने सवाल पूछा था कि कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग कौन थे। मैंने ये सवाल पूछा है कि राम नरेश यादव जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो राम नरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ, ये बात कहने वाले लोग कौन थे। और तब मैंने ये सवाल पूछा था कि अहिर गड़रिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़, ये कहावत कहने वाले लोग कौन थे। जब तक ये बात नहीं पता चलेगा तब तक ये पहचान नहीं होगी कि आपको हिंदू बनाने वाले, आपके आरक्षण के विरोधी लोग ही कहीं सदियों से आपके लिए गालियां तो नहीं बना रहे थे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन संसद का जो एजेंडा है वो एजेंडा इन गालियों, अपमान और जलालत की बात भी हिसाब लेने की करेगा, और दूसरी तरफ इसकी आड़ में जो सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी से वंचित किया गया उसे भी क्लेम करने का एजेंडा है। इसलिए मैं इस संसद को बहुत जरूरी संसद मानता हूं। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, अपमानित किया, जलील किया, तब वो हिंदू नहीं थे। उत्तराखंड में एक महिला जब खाना बना के खिला रही है, वो कहने लगे कि सवर्ण बच्चे की ये महिला दलित है, इसके हाथ का बना खाया नहीं खाएंगे। तो वो कहां गए? यत्र नार्यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्यों नहीं बोला हाथ रस में, जब बेटी को उनके घर वालों के इजाजत के बगैर आधी रात को पेट्रोल डालकर जला दिया, और अब फैसला आ रहा है कि उन दोषियों को बरी किया जाएगा, 1 या 2 को आरोपी बनाया गया, और उसकी मां कह रही है कि यहां खुलेआम एक जाति का आतंक है, न्याय हमें नहीं मिला। क्यों नहीं कोई हिंदूवादी संगठन उस हाथरस की पीड़िता की मां की पुकार सुन पा रहा है? कोई जितेंद्र मेघवाल के पास घर क्यों नहीं गया? कोई दर्शन सोलंकी और रोहित वेमुला के घर क्यों नहीं गया? अगर ये सारे हिंदू थे तो क्यों इनके साथ अन्याय हुआ? और इसलिए इस देश के लोगों को यह बात बताने जरूरी है कि केवल मंदिर मस्जिद, केवल धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर इसलिए भटकाया जा रहा है क्योंकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि इस देश के 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा हो गया है, और 50% लोग केवल 3% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो जो 1% लोग इस देश के 40.5% पूंजी कब्जा कर लिए हैं, उनकी जाति, उनका मजहब और उनका लैंगिक भेदभाव क्या है। अगर ये नहीं जाने तो हमें पता ही नहीं चलेगा। चौधरी छोटू राम के शब्दों में कहूं कि लुटेरा कौन है जो कमेरा लोगों की पूंजी लूट रहा है। और इसलिए संसद को मैं बहुत जरूरी संसद मान रहा हूं कि आपको अपमानित भी किया
और आप अपने अधिकार को जैसे ही मांगने के लिए तैयार हुए, वैसे ही फिर धर्म, मंदिर, मस्जिद और पीछे से आपकी सारी संपत्ति, शिक्षा, रोजगार, सब कुछ उन्हीं प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। और अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट को थोड़ा एक्सटेंड करिए तो पता यह चलेगा कि 5 से 7% लोगों के पास इस देश में 95% पूंजी का कब्जा है, और आप 95% लोग केवल 5% पूंजी, 10% पूंजी पर गुजारा कर रहे हैं। और ये भारत अगर सबका है तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का दावा करने वाला वो प्रधानमंत्री, मैं उससे सवाल करना चाहता हूं, जिन्हें चुनाव के वक्त याद आता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। और अली अनवर साहब, आपकी इस मुहिम पर मैं क्या कहूं, यह सबसे जरूरी मुहिम है, क्योंकि वो हमारे यहां एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। और जो सरकार में बैठे हैं, और ये नागपुर वाला 1925 का संगठन आरएसएस, इसके तो 1000 हाथ पैर और मुंह हैं। ये सबको अपना बनाते बनाते और पसमानदा को भी अपना बनाने का ऐसा झूठ चल रहा है, एक तरफ लिंचिंग और एक तरफ पसमानदा गलबहियां। इतना बड़ा धोखा देने वाला संगठन आपके सामने खड़ा है, तब आप अगर अपने लोगों को नहीं समझा पाए तो किस बात की बहुजन एकता। और यही काम बिल्कुल अली अनवर साहब ने जो कह दिया है, मैं उसी को केवल दोहराकर अपनी उसमें सहमति दर्ज कर रहा हूं कि जो काम आज पसमानदा के साथ किया जा रहा है, वही काम 2013 में ओबीसी के साथ सबसे पहले किया गया, जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार ने कहा कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं और ओबीसी के लोगों, तुम्हारा सारा हक इन 2-3 जातियों ने खा लिया है, आओ हम तुम्हें तुम्हारा हक देंगे। और ढेर सारे लोगों ने उन्हें वोट दे दिया। यह काम आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा ही बताइएगा। आपको आपसे लड़ा दिया गया कि नहीं, उसका कोई आंकड़ा नहीं है कि कौन कितना हक खा लिया। जो सामने लड़ता हुआ दिखा, उसी को सबसे ज्यादा अपमानित कर दिया गया। और तब मैं फिर से इस मंच से खड़ा होकर एक बात तो बोलूंगा, सिद्धार्थ रामू जी ने जो बात कही थी उसी में सहमति दर्ज कराते हुए, तमाम असहमतियों के बावजूद एक शख्स से बिहार की राजनीति का ऐसा है जो बीमार है, तब भी उससे इतना डर लगता है कि ईडी और सीबीआई उसके घर भेजा जा रहा है, और आप उससे डर रहे हो। आप दूसरे तरीके से लड़ लेते, अरे आप तो दुनिया में आपके नाम का डंका बज रहा है, और ऐसे प्रधानमंत्री उनके घर के छोटे छोटे बच्चों पर ईडी और सीबीआई की जांच करा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका भी सूरज डूब रहा है क्या, कि आप इस हद तक निर्मम और निर्दयी होते चले जा रहे हैं। किस बात का? और ऐसी वॉशिंग मशीन बीजेपी बन गई है भाई, महाराष्ट्र में सांसद विधायक खरीद लो। एक को कहा था ना, वो जेल में जाएंगे, चक्की पीसिंग, और आधी रात को गठबंधन करके उनके साथ शपथ ग्रहण करवा लिया। तब वो चक्की पीसिंग कहां गया भाई? जो कह रहे थे कि राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, कश्मीर में उनके साथ गठबंधन कर लिया, तब वो कहां चले गए? नॉर्थ ईस्ट से लेकर के बंगाल तक, दक्षिण भारत से लेकर के यूपी और बिहार तक, जब जो उनकी पार्टी में चला गया, वो उसके कोई मुकदमा नहीं, कोई सीबीआई ईडी की रेड नहीं, और जो डट कर खड़ा हो गया उसके ऊपर रेड पड़ रही है। ऐसी वॉशिंग मशीन, मुझे लगता है कि वो जो हमारे यहां एक शब्द होता है बहरूपिया कोई खराब शब्द नहीं है। मैं तो बिहार में हूं तो थोड़ा बहुत ये सब बोल ले रहा हूं, यूपी में होता तो हो सकता है इस पे भी मेरे ऊपर मुकदमा लगा देते कि आपने किसी को बहरूपिया बोला। अरे हमने थोड़ी बोला, वो एक मुशायरे का वाकया है बड़ा महत्वपूर्ण। वह हमने एक जगह कहा कि भाई वो कोई आपके सामने कोई 8 हाथ की महिला अगर बाहर आ जाए तो पूजा करोगे कि भागोगे? इसके ऊपर नाराज हो गए सर। मैंने कहा तो मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। वो बोला कि भाई मुशायरे में एक शायर ने पढ़ा कि इस देश की सरकार चोर है, तो पुलिस आ गई और कहा कि आपके ऊपर मुकदमा है क्योंकि आपने कहा कि देश की सरकार चोर है। तो शायर ने बोला कि हमने ये थोड़ा ही बोला है कि हमारे देश की सरकार चोर है, कि जर्मनी की चोर है, कि अमेरिका की चोर है। तो कहा कि आप हमें इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि हमको नहीं पता किस देश की सरकार चोर है। तो अब मैं तो इशारे में बात कर रहा हूं, और ये एक बहुत वैचारिक और बहुत शानदार मंच है। मैं सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा धोखा इस देश में किया जा रहा है, जो धर्म की आड़ में हमारी हक हुकूक और हिस्सेदारी को छीनने का धोखा है। और इसलिए मैं पिछली बार भी आया था जब IMF हॉल में था, हमें अभी और मजबूती से आगे बढ़ना होगा।
और उन जातियों से मेरा एक ही सवाल है, आपका वोट तो ले लिया, जंगल की लकड़ियों को कुल्हाड़ी ने यह समझाया कि तुम हमारा साथ दो, क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी में लगी मूठ तुम्हारी लकड़ी की ही तो है। और उन जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दिया, और जब तक वो समझते तब तक जंगल की सारी लकड़ियां काटी जा चुके थे। आपकी हमारी जाति के लोगों को कभी 12 मंत्री बनाकर, कभी 27 ओबीसी कैबिनेट मंत्री बनाकर, कभी राष्ट्रपति बनाकर, कभी जो है राज्यपाल बनाकर यह कहा जाएगा कि असली सामाजिक न्याय तो बीजेपी कर रही है, और उसके पीछे से आप कहोगे जाति जनगणना होनी चाहिए, तो वो कहेगा जाति जनगणना होगी तो जातिवाद बढ़ जाएगा, और वो जाति जनगणना का विरोध करेंगे। और जैसे ही आप कहेंगे कि आरक्षण होना चाहिए, आपके आरक्षण को खत्म करने के लिए सारे सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेच देंगे और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर में, और आपको समझाया जाएगा कि देश खतरे में है, उठो जागो हिंदुओं, और अपने घर में चाकू तेज करो, तलवार तेज करो, और उस पर कोई मुकदमा और कोई ईडी सीबीआई की जांच नहीं होगी। मैं आपसे कहने आया हूं, बहुजन एजेंडे का सवाल है कि चाकू और तलवार के दौर में, त्रिशूल बांटने के दौर में, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि पुरखों ने बड़ी मुश्किल से हाथ से कुदाल फावड़ा छीन करके, श्रम करने वाले हाथों को उनमें से हथियार निकाल करके कलम और किताब पकड़ाई थी, और इन जालिमों ने नई शिक्षा नीति के नाम पर कलम और किताब को बेच दिया है। अगर हम वो भी नहीं बचा पाए तो इस बहुजन एजेंडे और इस संसद का कोई मतलब नहीं। तो पहली बात संसाधनों की मैंने की, दूसरी बात शिक्षा की, और यह शिक्षा बिक गई है। ये ठीक बात है कि बिहार में पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बात कही, उनकी भाषा में कहूं, उन्होंने मुझे बताया कि ये बात तो आज पता नहीं क्यों ये सब उठा रहे हैं, हम तो 25 से 28 साल से अपने इलाके में जागरूकता फैला रहे हैं कि भाई इन धर्मों के लिहाज से तो आपको पाखंडी बनाया गया। मैंने कहा बहुत सही आपने काम किया है, अब मुझे भी मौका मिला क्योंकि मैंने तो तुलसीदास पे ही पीएचडी कर रखी है। और तब मैंने कहा कि मामला केवल एक दो चौपाई का नहीं है। और आज लोग कहेंगे कि ये चौपाई की बात, ये सांस्कृतिक विमर्श है, जहां से मैंने बात शुरू की। जाति के नाम पर गालियां बनाने वाले लोग अपने ग्रंथों में क्या लिख रहे हैं, उन जातियों का नाम लिख रहे हैं, जेबरनाथम तेली कुमारा सपचकरात कोल कलवारा, सकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में एक बाबा मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना, जबकि खुद वो अच्छे से ताड़ित नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तो संन्यास ले लिया था। उनका ताड़ना से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन शिक्षा ऐसी दे रहे हैं कि जैसे सबसे प्रकांड विद्वान वही हैं। ये बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने था। अगर उनकी परिभाषाएं आज के दौर में भी सही साबित हो गई ना, तो आगने वाले वक्त में कभी आप इस पर सवाल भी नहीं खड़े कर पाएंगे। ये इस विमर्श का सबसे बड़ा नुकसान है। और वो सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि इसका अर्थ है ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना। तो हमने भी कहा कि कुछ दिन अपनी जाति के लोगों को भी लिख कर रखवा देते, शिक्षा का रेट तो उधर भी बहुत ज्यादा है, अपनी और नारी को क्यों रखवाया। इसलिए विमर्श का मतलब क्या है, कुछ विमर्श ऐसे हैं जो लगातार चलते चले आएंगे, और इसको कोई एक बात नहीं है, लगातार इस पर बात करते रहनी होगी। जहां जहां अपमान जलालत कही गई है उसके लिए कठिन सवाल पूछे जाने होंगे, तो उस कठिन सवाल के बीच से आपका विमर्श उभरेगा। जब पसमानदा आंदोलन के लोगों से मैं पहली बार वाकिफ हुआ और उस नारे को पढ़ा, अली अनवर साहब और हमारे तमाम मित्र खालिद अनीस अंसारी और तमाम लोग, उन्होंने लिटरेचर मुहैया कराया, दलित पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान, इससे बड़ा सांप्रदायिकता की काट और कहां होगी। इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूं। अन्याय अत्याचार तो बियॉन्ड द रिलीजन है, और वहां पर आकर के, और अभी जब ये सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, उन्हीं खालिद अनीस अंसारी ने एक आर्टिकल मुझे भेजा था कि सांप्रदायिकता में लिंचिंग के शिकार 300 लोगों में से सारे के सारे लोग पसमानदा तबके के थे। कौन ऊपर लड़ेगा, ब्राह्मणवाद का खाद पानी सैयदवाद, और उधर भी मारा जाएगा, चाहे वो गुजरात दंगा हो, चाहे बाबरी मस्जिद विध्वंस हो, वहां भी SC ST OBC को आगे किया जाएगा। यहां
भी दंगे में उनको आगे किया जाएगा। इधर भी मारने और मरने वाले यही, उधर भी मारने और मरने वाले वही, और दोनों तरफ के थोड़े से लोग अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भेज देंगे पढ़ने के लिए, या तो उनको कोल खदान और व्यापारी बना देंगे, और या तो अमित शाह के बेटे की तरह जय शाह बना देंगे कि करोड़ों करोड़ रुपया कमा के बिना बैट बॉल हाथ में पकड़े बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाएगा। हमारे आपके बच्चे दंगे में मारे जाएंगे। इसलिए ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुजन संसद पूरे देश में इसलिए चलाना जरूरी है कि धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिकता है उसकी काट यही बहुजन आंदोलन और बहुजन विचार है। इसलिए मैं इस आंदोलन और इस समर्थन इसका करता हूं। भाई जैसे ही हम ये सवाल पूछेंगे वैसे ही सांप्रदायिकता धाराशायी हो जाएगी। इसीलिए आपने गौर किया, ये रामचरितमानस वाले प्रकरण में बहुत हिम्मत नहीं हुई किसी के सामने से खुलकर बात करने की। बस ये है कि हमारे ही लोग जो गाली खाएं अभी उन्हें ही थोड़ा समझाने की जरूरत है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हमारे यहां हुआ। उस घोटाले में जब ओबीसी को रिजर्वेशन 27% की बजाय 4.81% मिला, तो मैंने एक सवाल पूछा कि ओबीसी समाज के, अति पिछड़े समाज के लोगों, आपने शिकायत और गुस्से में जिन्हें वोट दिया उन्होंने ये आपको छलावा दिया था कि आप हमारे पास आओ, जो अधिकार आपको ओबीसी लोगों ने नहीं दिया वो हम देंगे। तो आपको मिला क्या? आपको क्या मिला? बुलडोजर। आप ध्यान से समझिए, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। कांवड़ धोने जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश, और हक मांगने जाएंगे तो बुलडोजर से घर जमींदोज। इस हेलीकॉप्टर और बुलडोजर के बीच में हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। मैं ये गुजारिश करने आया हूं कि आओ बैठो भाई। अभी शायद अली अनवर साहब ने जो बात कही ना, पहले भी मैंने एक बात कही थी, खेत में फसल का बंटवारा गलत हुआ ये हम भी मानते हैं, लेकिन अगर खेत ही लुट गया तो हिस्सेदारी किस में ली जाएगी? और वो लोग केवल हमें आपस में लड़ाकर उस खेत का सौदा अपने दोस्त अंबानी और अडानी के लिए कर चुके हैं। इसलिए आइए हम वो लोग जिन्होंने गलतियां की वो दिल बड़ा करें और गलतियों को दुरुस्त करें। जिनकी तादाद ज्यादा है, जिनको हिस्सेदारी ज्यादा मिली है, जो रूल किए हैं, उन लोगों को अब दिल बड़ा करने की जरूरत है, नाक छोटी करने की जरूरत है। और आइए हम एससी, एसटी, ओबीसी, पसमानदा जिन्हें कहा जा रहा है, हम सब अपनी खामियों को दूर करके अगर एकजुट होकर के 90% नहीं हुए तो न तो जगदेव बाबू का 90% वाला नारा पूरा होगा, न रामस्वरूप वर्मा का नारा पूरा होगा, और न मुझे लगता है कि इस बहुजन शब्द का कोई मायने बचेगा। अगर हम बिखरे रहे तो बिखरे ही रह जाएंगे। आखिरी एक बात कहकर मैं बात विराम करूंगा, क्योंकि वक्त काफी हो गया है, आप सब जागरूक लोग हैं। इस तरह कार्यक्रमों की एक बड़ी समस्या यह है कि हम लोग कन्विंस्ड को ही कन्विंस कर रहे होते हैं। यहां तो सारे जागरूक लोग हैं, और जिनको जगाना है वो इस समय किसी बाबा से पर्चा बनवा रहा होगा कि बेटा तुम्हारे जीवन में यह नुकसान होने वाला है, और टीवी चैनल वाले बैठ के कहेंगे कि अखंड ये चमत्कार हो रहा है। सोचिए, एक देश में राफेल विमान आया तो नींबू और मिर्चा लटकाया गया। दुनिया में कंप्यूटर बना तो उससे खगोलीय विज्ञान विकसित हुआ। भारत में कंप्यूटर बना तो जन्म कुंडली बनाना आसान हो गया। इस देश की चुनौतियां कहीं और हैं, और अगर हम बहुजन लोग वैज्ञानिक तर्कशीलता का इस्तेमाल पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ नहीं करेंगे तो भी हम अब इस भारत को नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए संसद का एक मकसद यह भी होना चाहिए, जैसे शिक्षा के सवाल को, रोजगार के सवाल को, संपत्ति और जमीन के मालिकाना हक के सवाल को, सांप्रदायिकता से लड़ने के सवाल को, जाति जनगणना के सवाल को हमें प्रमुखता से अगर नहीं उठाया गया तो मुझे लगता है कि हमने देश के साथ गद्दारी की है। मुझे लगता है कि ये सवाल राष्ट्र निर्माण का सवाल है। अभी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे कि जाति जनगणना से क्या फायदा होगा। हमने कहा जाति जनगणना से सारा फायदा जाति जनगणना के लाभार्थियों को है, और जिनको लगता है कि जाति जनगणना से कोई फायदा नहीं होगा वो सारे लोग जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? सारे विरोध करने वाले एक ही जाति के लोग क्यों हैं? वो चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप का कुछ मामला है। आपका ना कोई फायदा, आपका ना कोई नुकसान, तो एक बार हो लेने दीजिए जाति जनगणना। और जाति जनगणना हो रही है, मुझे लगता है कि ईडी सीबीआई के छापे के पीछे बिहार के लोगों कहीं आपका वो फैसला
वाला तो नहीं कि जाति जनगणना हम करा रहे हैं। यह भी एक सवाल हो सकता है। और मुझे लगता है कि जिस दिन जाति जनगणना हो जाए, ये जो 90% बहुजन की बात है, हम पूछेंगे सवाल कि पसमानदा लोग कितने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वकील बने हैं। हम पूछेंगे सवाल कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग कितने वाइस चांसलर बने हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। हम असली लड़ाई भारत के बचाने की लड़ रहे हैं। और हमें कहा जाता है कि हम जातिवादी हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। आंख में आंख मिलाकर ये गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार के वारिसों से ये कहने की जरूरत है कि हम बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी और अंबेडकर, भगत सिंह के वारिस हैं। इसलिए असली भारत के वारिस हम हैं। हमारी लड़ाई असली लड़ाई है। जाते जाते गुजारिश, और वो गुजारिश केवल ये कि जोड़ने का सूत्र क्या होगा, केवल अंतिम बात एक कहना चाहता हूं। आप मैं पिछले दिनों आप बोल रहा था, आज भाषण की बात है तो मैं एक बात बोली दूं। होली वाले पे दिन पर एक फोटो मेरी वो चल गई और लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं, बड़ा नाराज हो गए। मैंने कहा ठीक है, नाराज होना चाहिए। लोग नहीं मनाते, वो कहते हैं कि ब्राह्मणवादी त्योहार है, होलिका दहन गलत है। हमें तो पता ही नहीं था। हम लोग बचपन में होली खेलते तो हमें पता ही नहीं था कि होलिका दहन से इसका कोई मतलब है। लेकिन जब पढ़े तो समझे कि सांस्कृतिक वर्चस्व की लड़ाई यह होती है कि आपके तबकों को, आपके लोगों को किसी ग्रंथ में असुर बनाकर, किसी ग्रंथ में राक्षस बनाकर, किसी ग्रंथ में अपराधी बनाकर कोई जला रहा है, कोई मार रहा है, कोई काट रहा है। इसलिए हम उस मिथकों को ही खारिज करते हैं। और किसी भी इस तरह के दहन जिसमें महिला को जलाया जाए, किसी भी कीमत पर हम उसे कबूल नहीं कर सकते। इसलिए हम उसे खारिज करते हैं। हमारे कवि रमाशंकर यादव विद्रोही ने तो कविता इस पर लिख दी। और उन्होंने कहा जो महिला जलाई गई वो मेरी मां और मेरी बेटी और मेरी बहन रही होगी, और वो महिला आखिरी होगी, और मैं अब आगे किसी महिला को ऐसा होने नहीं दूंगा, जलाने नहीं दूंगा। तो मैं इस बात को कन्विंस हुआ, मैं माना। जैसे हमें यह बात कबूल करने में वक्त लगा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरे भारत मुल्क में हर एक बाशिंदे के लिए इतना कुछ किया है कि वो पूरे भारत के आइकॉन हैं। इसे पढ़ने और समझने में तो वक्त लगा ना हमें। हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी, हमें पढ़ने में वक्त लगाना कि अब्दुल कयूम अंसारी कौन थे। और जब भारत में जाति जनगणना हो रही थी 1931 में, तो इन समाज के लोगों ने, पसमानदा और अंसारी समाज के लोगों ने जाकर कहा था कि धर्म मत बताना, जाति बताना। और जो लोग देश को तोड़ने वाले थे उन्होंने कहा जाति मत बताना, धर्म बताना। वो तोड़कर उधर चले गए और ये इधर आ गए। हम सबका दर्द एक है, इसलिए हम पसमानदा और सारे बहुजन एक हैं, क्योंकि रिश्ता दर्द का है। लेकिन कल्चर में एक अंतर है, और यही मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। आदिवासियों के बीच जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। उनके यहां प्रकृति पूजा, फसलों की पूजा, उनके यहां रंगों का उत्सव, वो घोर आस्तिक लोग हैं आदिवासी। मगर उनके यहां कोई ब्राह्मणवादी पाखंड और देवता नहीं है। उनके अपने प्रकृति पूजा उनके केंद्र में है, उनका अपना वाद्य यंत्र है। और अभी अली अनवर साहब से बात हो रही थी, इन्होंने भी बताया कि अगली बार कोई कार्यक्रम हो तो उन वाद्य यंत्र वालों को भी बुलाया जाएगा कि कौन कौन सी जाति के लोग कौन कौन सा पेशा करते थे, उसका उत्सव मनाते थे। ओबीसी समाज के लोगों की बात भी समझिए। ओबीसी समाज में फसल की पूजा, खेती किसानी की पूजा, पीले रंग से लेकर के हमारे यहां तो कोई भी ऐसा कर्मकांड था ही नहीं जिसमें कोई पंडा पुरोहित और मंदिर आ जाए। ये पिछले कुछ दिनों का घालमेल है कि आपके होली के पर्व जो फसल से, प्रकृति से और सरहुल जैसे उस उत्पाद से, किसान संस्कृति से था, उसके ऊपर ब्राह्मणवादियों ने आरोपित कर दिया। होलिका दहन जैसा एक घोर आपत्तिजनक मिथक, हम उसे खारिज करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार बनाया, हमने कहा जो अवतारवाद का विरोधी है वो, उसको तुम अवतार बनाकर उसका अपमान कर रहे हो। हमने ब्राह्मणों की व्याख्या कबूल नहीं की है, हमने नहीं कबूल की ना। हम क्या गौतम बुद्ध को उनके हवाले छोड़ दें कि वो अवतार बनाकर उसकी पूजा करें? अरे पूजा करने वाले कल को डॉक्टर अंबेडकर को भी अपना लेंगे। और सजग रहना बहुजन समाज के लोगों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था मेरी व्यक्ति पूजा सबसे बड़ा अपराध है, मुझे मूर्तियों में मत खोजना, किताबों में खोजना। और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति अगर पूजने लगे तो आरएसएस के हेडक्वार्टर में भी अगर अंबेडकर की मूर्ति बन गई तो आपका समाज तो आरएसएस को वोट देने लगेगा। फिर क्या होगा? और जाते जाते गुजारिश मेरी यही है
तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता का नाम है सामाजिक न्याय। मैं तथागत बुद्ध को अपना फिलॉसफर इसलिए मानता हूं क्योंकि जब उनसे उनके लोगों ने पूछा कि आपका पैगाम क्या है, सच क्या है, तो तथागत बुद्ध ने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग जिसे कहते हो उसे तुम सच मत मान लेना, तुम सच उसे मानना जो तुम्हें सच लगे। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। हमें भी आंख खुली रख करके अपने सच को ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी भगवान को हटाने वालों को ही पूजा करने लगे। भाई हमारे सामने खतरा है, और जैसे ही पूजने की संस्कृति आ जाएगी हम तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता खत्म कर देंगे। ओबीसी को जोड़ने का सूत्र यहां है खेती, किसानी, फसल, उनकी अपनी परंपरा, उनकी अपनी रवायत, उनकी अपनी संस्कृति, आदिवासी की संस्कृति, पसमानदा समाज की संस्कृति, इन सब को जोड़ेंगे तो न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाने की कोशिश करिए। हम सब में सब एक जैसी चीजें नहीं है। हमारे ओबीसी में इतना झगड़ा है भाई, दलित समाज में झगड़ा है, वो उनके घर शादी नहीं करता, वो उनके घर शादी नहीं करता, आदिवासियों में झगड़ा है। हम क्यों, अगर ये झगड़े में रहे तो आरएसएस इसका इस्तेमाल करेगा। मुझे लगता है कि हम सबको एक जगह पर एकजुट होने की जरूरत है। वो सूत्र क्या है? जाति के नाम पर हम सब का एक ही बीमारी से छीना गया है, इसलिए हम सब की दवा भी एक ही होगी। इसलिए आओ थोड़ा दल बड़ा करें और इस बहुजन एजेंडे को, मैं आखिर में जाकर रिंकू जी की जो बात थी उससे सहमति दर्ज करके अपना वाक्य खत्म कर रहा हूं। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कोई भी अगर इस देश से प्रेम करने वाला है, किसी के मन में आइडिया ऑफ इंडिया से मोहब्बत है, कोई चाहता है बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना और बचाए रखना, कोई चाहता है समाज को बचाए रखना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, तो यह अगला 1 साल करो या मरो का है। यह अगला 1 साल अंतिम रूप से यह बात कहने का है कि वाकई अगर आप लड़ना चाहते हैं तो सारे मतभेदों को भुला दीजिए, सारे झगड़ों को खत्म कर दीजिए, सबको झोंक करके हम सामने खड़े हो जाएं, तभी शायद हम वाकई ईमानदारी से लड़ रहे होंगे। केस मुकदमे होंगे। उमर खालिद से लेकर प्रोफेसर हनी बाबू जेल में हैं, तमाम छात्र नेता, तमाम आंदोलनकारी जेल में हैं, तमाम लोगों को गोली मारी गई, गौरी लंकेश, कलबुर्गी और पंसारे से लेकर के तमाम सांस्थानिक हत्याएं हो रही हैं, वो होंगी, मुकदमे चलेंगे, जेल जाएंगे। कल को हो सकता है कि हम लोगों की आवाजें भी दबाने की कोशिश की जाए, थोड़े से लोग रहेंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन अगर हम इस 1 साल में 2024 के चुनाव तक अगर हमने अपने बहुजन संसद के एजेंडे को पूरे देश में नहीं फैलाया तो माफ करिए, आने वाली पीढ़ियां हमसे केवल यही पूछेंगी, जब तुम और सोचिए, एक आखिरी बात मैं नए ढंग से कह के खत्म कर रहा हूं, जो नहीं समझ रहा है इस खेल को, मुझे लगता है कि वो दोषी भी उतना नहीं होगा। जिसे शिक्षा नहीं मिली, जो समझदारी नहीं मिली, जो आज भी कथा भागवत में जा रहा है, जो आज भी अपनी जाति का नेता खोजता है, जो आज भी अपने जाति के लोगों से खुश है, जो आज भी उनका हिंदू बना हुआ है, उसको दोष क्या दें? दोष हमारा और आपका होगा, क्योंकि सारा खेल हम समझ रहे थे और फिर भी हम रोक नहीं पाए, तो असली दोषी हम होंगे। इसलिए बहुजन संसद को आयोजित करने वाले लोगों, क्रांतिकारी सलाम आपको है। और मैं चाहता हूं आयोजक मंडल के लोगों कि अब इसे बिहार से थोड़ा उत्तर प्रदेश भी ले आइए, थोड़ा बुलडोजर से भी टकराना जरूरी है। मैं एक बात कह करके, कैफी आजमी, मेरे अपने जिले का शायर कैफी आजमी, भूख ने, प्यास ने, इफलास ने पाला है हमें, कभी बहके हैं तो फाकों ने संभाला है हमें, जब्र ने आहनी तंजीम में ढाला है हमें, झोपड़े फूंक के मैदान में निकाला है हमें। आज बहुजन संसद को लिखेंगे कहानी अपनी और इस एजेंडे पर दे देंगे जवानी अपनी। मुझे लगता है कि मैं माजरत के साथ कैफी आजमी को याद करते हुए, अपने तमाम पुरखों को याद करते हुए, बहुत सारी मुश्किलें हैं साथियों, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन कोई परिस्थिति इतनी बुरी नहीं कि इससे बुरी परिस्थिति ना हो सके।
कितना भी स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आइए मुट्ठी एक करें और हम सब मिल करके एक वादा करें, भगत सिंह के सपनों का भारत, अंबेडकर, पेरियार और फूले के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी के सपनों का भारत, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी के सपनों का भारत, कर्पूरी जगदेव और रामस्वरूप वर्मा के सपनों का भारत, मंडल कांशीराम के सपनों का भारत बनाने के लिए शिक्षा रोजगार का यह एजेंडा, बहुजन संसद का एजेंडा 2024 के पहले तक पूरे देश में ले चलेंगे और सबको झोंक करके शान और शौकत से अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। और तब जाते जाते ये गुमान रहे कि हमने अपना काम किया, और तब आने वाली पीढ़ियों में दर्ज होंगे, जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी ये इतिहास तय करेगा, मगर पानी चोंच में लेकर चिड़िया अगर आग बुझाने में शामिल है तो आग लगाने वालों के खिलाफ हम याद किए जाएंगे।